पर महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, स्मार्ट क्लासेस के पूरे प्रदेश में कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? कब तक उपलब्ध होंगी, सरकार स्पष्ट करे। डीबीटी योजना के तहत दी जाने वाली राशि का सदुपयोग प्रतिशत क्या है? क्या सरकार उक्त धनराशि के बाद इसकी उपयोगिता के आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी? प्रदेश के कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें फर्नीचर आदि की व्यवस्था अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई? थैंक यू। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का सदुपयोग, यदि सरकार के पास कोई आंकड़ा हो तो पटल पर रखे। संख्या के आधार पर जिन विद्यालयों को दूसरी जगह मर्ज किया गया है, महोदय, आखिर यहाँ पर उपयुक्त आबादी के बाद छात्र संख्या क्यों कम हुई? धन्यवाद ब्रजेश जी। और एक आखिरी प्रश्न महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वीडियो तमाम वायरल होते हैं, कभी बच्चे झाड़ू लगा रहे, तो बड़ा वाला प्रश्न पहले पूछते हैं, बड़ा वाला। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, आखिर आपका ध्यान उस सफाई की तरफ क्यों नहीं जाता है? आपके बैठिए, सब हो गया, भाषण हो गया आपका। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, इनका माइक बंद करो। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रखें। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार विपक्ष के द्वारा सदन में भी और आमजन में भी ये पूरा प्रयास किया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया और सरकार ने बच्चों के भविष्य को जो संवारने के लिए स्कूल बनाए गए थे उनको बंद करके बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने का काम किया। मैं पहले भी इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार के द्वारा किसी भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। हर एक विद्यालय यथावत जिस तरीके से चल रहा था और जो विद्यालय का यूडाइस कोड था वो अभी भी उसी तरह से यथावत है और हर विद्यालय अभी भी कार्यरत है। जो व्यवस्था बनाई गई थी मर्जर की, उस संबंध में मैंने पूरे सदन को अवगत कराया था कि 50 से कम संख्या वाले जो विद्यालय थे जहां पे बच्चों की संख्या 50 से कम थी, 1 किलोमीटर की अवधि प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर की अवधि जो कि निर्धारित है आरटी के अंतर्गत, उसका पालन करते हुए जो विद्यालय 1 किलोमीटर के अंतर्गत था उस विद्यालय में बच्चों को मर्ज किया और उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि एक विद्यालय में जो छात्रों की संख्या थी वो बढ़ गई और शिक्षकों की भी जो संख्या थी वो जब विद्यालय में अधिक हो जाएगी और छात्र भी अधिक होंगे तो ये स्वाभाविक है कि जो पठन पाठन का कार्य विद्यालय के अंतर्गत होगा वो बेहतर होगा। बच्चे ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इस चीज़ को हम लोग सोचते हुए ये निर्णय लिया गया था और इसका जो स्वरूप आया है, इसका जो फल मिला है हम लोगों को, वो भी अच्छा हुआ है। और जो विद्यालय बंद किए गए थे, यानी कि जो बंद नहीं किए गए, जो विद्यालय रिक्त हुए थे खाली मर्जर की प्रक्रिया के बाद में, उन विद्यालयों को प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका के रूप में हम सब लोगों ने इस वर्ष से एक नई व्यवस्था बना करके चालू किया है। इन विद्यालयों में भी इन बच्चों की पठन पाठन के कार्य हम सब लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए एक पूरा पाठ्यक्रम अलग से तैयार किया गया है कि इनके भविष्य को हम सब लोग बेहतर किस तरह से बनाएं। तो माननीय सदन में कोई भी विपक्ष के सदस्य इस तरीके की कोई गलत जानकारी ना दें कि सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद किया गया है। लाखों की संख्या में शिक्षकों के जो ट्रांसफर का भी प्रश्न उठाया गया, 2017 से लेकर के अभी तक अंतर जनपदी और जनपद के अंदर भी समायोजन दोनों किए गए और लाखों की संख्या में शिक्षकों का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है और ऑनलाइन एक पारदर्शी व्यवस्था का पालन करते हुए हमारे ट्रांसफर की प्रक्रिया पे किसी भी तरह की कोई आलोचना नहीं होती और किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठती। इससे पहले जब 2017 से पहले ट्रांसफर किए जाते थे और किस तरीके की ट्रांसफर्स की व्यवस्था थी, हम में से किसी भी सदस्य से ये छुपा नहीं है और किस तरीके से पूरी तरह से दलाली होती थी और पैसा वसूला जाता था शिक्षकों के ट्रांसफर के नाम पे। और उसके बाद
और उसके बाद भी उस शिक्षक को ये कंफर्म नहीं होता था कि मेरे पैसे चले जाने के बाद में भी मुझे मेरा मनचाहा ट्रांसफर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। एक बार पैसे चले गए तो वो पैसे भी उस शिक्षक के बर्बाद हो जाते थे। आज इस व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। एक भी शिक्षक से ट्रांसफर के नाम पे एक भी रुपए की वसूली प्रदेश भर में कहीं पर भी नहीं होती है। एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षक अप्लाई करते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है प्रतिवर्ष, और उस पॉलिसी का पालन करते हुए जो शिक्षक उस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, हर एक शिक्षक को उसके मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर दे दिया जाता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी हमने बनाई है जो प्रतिवर्ष हर वर्ष होती है। यानी कोई भी शिक्षक अगर म्यूचुअली एक दूसरे के स्थान पे अंतर जनपद या जनपद के अंदर जाना चाहता है, वो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके OTP शेयर करके उसकी एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है, एक दूसरे के स्थान पे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षकों के हित के लिए हमने जितने भी निर्णय लिए हैं वो शिक्षकों के भविष्य को और शिक्षक जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे विभाग के अंतर्गत, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हर एक उचित कदम उठाया है। जहां तक विपक्ष ने प्रश्न उठाया शिक्षकों के स्वास्थ्य के संबंध में, हम सब अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए भी हम सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और इसीलिए जो शिक्षकों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनको कैशलेस स्वास्थ्य का बीमा उपलब्ध कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस शिक्षक दिवस के अवसर पे इसकी घोषणा भी की गई कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उनके भविष्य को और आने वाले समय में भी किसी भी तरह की अगर उनको कठिनाई आती है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसकी ख्याल रखने के लिए भी सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया। वे शायद ये भूल गए कि गिरता हुआ स्तर उत्तर प्रदेश में शिक्षक का 2017 से पहले हुआ करता था, जहां पे बच्चों की पठन पाठन के लिए किसी भी तरह की कोई निगरानी नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी और किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई पोर्टल या ऐप किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो NAS की रिपोर्ट है वो ये अपने आप में बताती है कि अगर हम पूरे देश का औसत देखें और उत्तर प्रदेश का अगर हम औसत देखें तो वो हर एक कक्षा में उत्तर प्रदेश का औसत पूरे राष्ट्र के औसत से बढ़ा हुआ है। चलिए, थैंक यू। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नहीं, चाहूंगी आपके जबान फिसली कम से कम सच निकला। जो 10,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज करने के नाम पे बंद किया गया था और वहां से टीचर्स हटा दिए गए थे, आज वहां पे टीचर्स वापस नहीं रखे गए हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं और वहां अध्यापक नहीं है। तो क्या इसके लिए सरकार कोई निर्णय लेगी, वापस से उन 10,000 स्कूलों में टीचर्स को भेजेगी? और सामान्य अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर्स है उन पे जो है आपको चेक रखने की आवश्यकता है। उसका जवाब आ गया। नहीं, उसका जवाब आ गया। उच्च अंतर जनपदीय ट्रांसफर्स के लिए पूरी बात आ चुकी है। प्रश्न संख्या 4, इंजीनियर सचिन यादव। इंजीनियर सचिन यादव, आपने शिक्षक भर्ती पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा बेसिक शिक्षा विभाग जो 50 साल पुराना विभाग है, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें 50,80,000 शिक्षकों के पद हैं, लेकिन पिछले 6 साल से 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं और भर्ती है 0। वो विभाग जो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी और आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का पसंदीदा विभाग था, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को विस्तार से बढ़ाने के लिए और शिक्षक नियुक्तियों को करने के लिए विशेष योगदान दिया, आज वही शिक्षक जो क्लास में भी पढ़ाता है सर, टेस्ट भी देता है, कॉपियां भी जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बच्चों की बनाता है, अटेंडेंस भी लगाता है, स्कूल के रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, गवर्नमेंट पोर्टल को भी अपडेट करता है, मिड डे मील चलाता है, टेक्स्ट बुक बांटता है, इलेक्शन ड्यूटी में भी जाता है, सेंसस पे भी काम करता है, कोविड के खराब समय में प्रदेश सरकार का मदद करता है, सर्वे करता है और अभी फिलहाल में SIR का जो जबरदस्त काम करता है। ऐसे शिक्षकों को इतनी जरूरी काम जो ये शिक्षक करते हैं, उनकी भर्ती पिछले 6 साल में 0। वही शिक्षक जो 7,630 जर्जर स्कूलों में पढ़ाने जाता है, हजारों ऐसे स्कूलों में पढ़ाने जाता है जिनके लिए कच्ची रोडें हैं, लेकिन उनकी भर्ती पिछले 6 साल में 0।
5 लाख बीएड बीटीसी करके छात्र हर साल निकल के आते हैं। 40 लाख बीएड बीटीसी करके छात्र पिछले 6 सालों में सड़कों पे, गांव में, शहरों में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 12,000 टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं। 9,508 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही शिक्षक है, सिर्फ एक शिक्षक। आप बताइए उनका, उस स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होगा। 23-24 में, अकेले 23-24 में 16 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट होकर लिया। दिव्यांग बच्चों के जो शिक्षक, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की जरूरत है, ऐसे 5,300 पद खाली पड़े हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता गिर रही है, शिक्षकों पर ओवरलोड है, मानसिक और शारीरिक दबाव है। स्कूलों में कोर करिकुलर एक्टिविटीज जीरो हैं सर। सरकारी योजनाओं में भी कभी कभी इंप्लीमेंटेशन में कमी आ जाती है। और आरटीई जो राइट टू एजुकेशन, जो उसका भी उल्लंघन है, उसमें भी अनुपात उसके हिसाब से कम है। और लेकिन हमारी सरकार सो रही है, पिछले 6 साल में भर्ती है जीरो। और आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? आदरणीय मंत्री जी हैं, आदरणीय मंत्री जी ने कहा 2017 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ। 2017 से पहले आदरणीय बाबूजी भी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। सभी ने शिक्षक विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया? 2018 में 69,000 जो सरकारी भर्ती निकली थी वो कोर्ट में हलगी पड़ी हैं। आपने क्या किया? अनुपात के झूठे आंकड़ों को देने के चक्कर में आपने शिक्षा मित्र को शिक्षकों में जोड़ लिया। और लेकिन जब उनको सैलरी देने का वादा आया तो आपने सिर्फ दी 10,000 रुपए सैलरी। आपने क्या किया? 26,000 कंपोजिट स्कूल बंद कर दिए। आपने क्या किया? 11,000 स्कूलों का मर्जर करके उनका स्टैंडर्ड घटाने का काम किया। आपने क्या किया? जिन टीचर्स का ट्रांसफर किया उनको अभी तक आपने वापस तबादला नहीं किया। आपने क्या किया? 1,86,000 शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में फंसाने का काम किया। आपने क्या किया? मानव संपदा पोर्टल पे, जहां पे शिक्षकों के विवाद, उनके वेतन से रिलेटेड समस्याएं 7 दिन में सुलझ जानी चाहिए, वो लाखों की समस्याएं बहुत महीनों तक लंबित पड़ी हैं। ये है आपको शिक्षकों से लेकर आपकी सीरियसनेस। और आप कभी कभार जाते हैं और वार्षिक योजनाओं में बताते हैं कि आप प्रश्न भर्ती करेंगे। मेरा सर प्रश्न आ रहा है। हाँ प्लीज। तो शिक्षकों से, शिक्षा से इतना नुकसान क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते कि लोग यहाँ के पढ़ें? क्यों? कि सिर्फ इसलिए कि शायद वो प्रश्न पूछेंगे? क्यों आप शिक्षा से इतना घृणा करते हैं? क्यों शिक्षकों की भर्ती आप नहीं करते? तो मेरा सर, शायद आप इसलिए कर रहे हो कि आपको आरक्षण ना देना पड़े। आरक्षण देंगे तो पिछड़े, दलितों, पीड़ित परिवार के लोग शिक्षक बनेंगे, आपसे सवाल उठाएंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हो सकता है आप आरक्षण के खिलाफ हो, इसीलिए शिक्षा के खिलाफ हो। आदरणीय बाबूजी ने कहा था आरक्षण आपका हक है, आपका अधिकार है, छीन लो। इस मानसिकता से बाबूजी ने बीजेपी को भी बढ़ाया था, आपको भी शिक्षा दी थी। तो आदरणीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि जो रिटायरमेंट दर है हर साल की, 12,000 लोगों के जो रिटायर हो रहे हैं और जो खाली पद हैं, उनको ध्यान में रखते हुए खाली पदों को समयबद्ध भरने से और रिटायरमेंट दर के हिसाब से हर साल शिक्षक भर्ती निकालने पे क्या सरकार विचार करेगी? और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? प्रभु नारायण जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सवाल पूछने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया को तय सीमा में पूर्ण कराए जाने हेतु कोई ठोस नीति पर विचार करेगी? उत्तर आया जी हाँ। यदि नहीं तो क्यों प्रश्न नहीं उठता? मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा जैसे सवाल पर पूरी तरह से सरकार गंभीर नहीं है। आज इस सरकार के गलत नीतियों के कारण पूरी तरह प्राथमिक शिक्षा बर्बाद हो गई। आज गांव में प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मध्यशालाएं खोली जा रही हैं। आज लाखों पद रिक्त हैं जिनके भर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। 10,000, लगभग 10,000 विद्यालय ऐसे भी होंगे जहां एकल शिक्षक, शिक्षा मित्र समेत
ऐसे लोग हैं जो विद्यालय को पठन पाठन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कई शिक्षकों की भर्ती करने का काम नहीं कर रही, बल्कि शिक्षकों का शोषण करने का काम, चाहे पुरानी पेंशन को ख़त्म करके, चाहे टीईटी जैसे व्यवस्था को लागू करके, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस आधा से ज़्यादा कर लिया है, आज उनको बाध्य करके ऐसे नियम के तहत उनको परेशान करने का काम कर रही है। ऐसे समय में हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं, प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं, क्या यह भी कि इन रिक्तियों को गणित विज्ञान की तरह ही भाषा संवर्ग से भरा जाएगा। दूसरा, प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा विषय के कितने पद रिक्त हैं, सरकार के पास इन पदों के भरने की क्या योजना है। प्रदेश के विद्यालयों में मर्जर के परिणाम स्वरूप अध्यापकों के कितने पद समाप्त हुए। दो अनुपूरक होते हैं, आप तो लिस्ट लिख कर लाए। 2-3 है माननीय, छोटा 20 तो पढ़ चुके हो, छोटा छोटा है, 20 तो पढ़ चुके हो। प्रदेश के विद्यालयों में मर्जर के परिणाम स्वरूप अध्यापकों के कितने पद समाप्त हुए हैं, इन समाप्त हुए पदों को क्या आगामी रिक्तियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। मैं ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आपके माध्यम से थोड़े से प्रश्न पूछे। श्री अखिलेश। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त हुए पदों पर अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में अनुपूरक करने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है और शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होना आवश्यक है, तभी जाकर के राज्य और विद्यार्थी के अधिकार और जिम्मेदारी का संरक्षण हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, विगत 7-8 वर्षों से लगातार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सीधी भर्ती नहीं कराई गई और इन 7-8 सालों में रिटायर होने वाले अध्यापकों की संख्या लगभग 30,000 से ऊपर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा विभाग इन रिक्त हुए पदों पर सीधी भर्ती की कोई परीक्षा आयोजित कराएगी, और अगर भर्ती कराएगी तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है, और अगर माननीय मंत्री जी समय सीमा निर्धारित की गई है तो क्या भर्ती कराने के लिए पदों के लक्ष्य की कोई नीति आपकी है या नहीं है। माननीय संजय शर्मा। माननीय मंत्री जी से हमारा दूसरा अनुपूरक है कि बेसिक शिक्षा विभाग में मैं नाम लूंगा जो लोग भर्ती में होने वाले विलंब के कारण क्या है, और यदि न्यायालय में प्रशासनिक या तकनीकी बाधाओं के चलते यह भर्तियां नहीं हो रही हैं तो क्या इन बाधाओं के समाधान के लिए सरकार कोई नीति बनाएगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, भाई जो प्रश्न आ रहे हैं उसका उत्तर आ रहा है, वो प्रश्न और उत्तर पूरे विधानसभा के सभी सदस्यों की संपत्ति और उनकी जानकारी के लिए होते हैं। आप लोग आपस में बातचीत करेंगे तो आपको सरकार के बारे में पता नहीं चलेगा कि क्या सरकार कर रही है, और इधर बातचीत कर पाएंगे तो उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। तो मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ, अब मेरे को लगेगा कि अगर कोई सदस्य बातचीत कर रहा है बहुत ज़रूरी तो बाहर जाके कर ले, तो नहीं तो मेरे को नाम लेकर उसको कहना पड़ेगा कि आप बाहर जाओ। प्लीज़ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के द्वारा ये चिंता जताई गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के जो स्वीकृत पद हैं उन पदों को सरकार ने मर्जर के नाम पे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन में कि सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षक के स्वीकृत पद को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया गया। जितने भी स्वीकृत पद हैं वो अभी भी उसी तरह से यथावत हैं। माननीय सदस्य ने माध्यमिक में कितने पद रिक्त हैं अपने प्रश्न में पूछा, तो माध्यमिक के जितने पद अभी रिक्त हैं उसकी सूचना मेरे पास में नहीं है। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उस प्रश्न की उनको जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो विद्यालयों में बच्चों के पठन पाठनों के लिए छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होता है उसको बरकरार रखने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है और इसको हम सब जो रेशियो तय किया गया है प्राइमरी में 30:1 और अपर प्राइमरी में 35:1, इस रेशियो को हम सब लोग मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और विपक्ष के द्वारा ये भी प्रश्न उठाया गया कि सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षक की नियुक्ति हमारी सरकार के समय में नहीं ली गई और स्वयं उन्होंने सरकार के द्वारा की गई जो नियुक्तियां हैं उसका जिक्र स्वयं कर दिया। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार 2018 में हमारी सरकार के द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के अंतर्गत 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के अंतर्गत 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 जिस शिक्षक भर्ती के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि 2020-21 के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, इसके अंतर्गत भी 90% से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है और बचे हुए जो शेष हैं, क्योंकि वो प्रकरण माननीय न्यायालय के में शेष अभी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। जितनी जल्द जो भी सुप्रीम कोर्ट के हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त होंगे उसको भी हम सब लोग पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती जो कि 2023-24 के अंतर्गत की गई, जिसके अंदर 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। कुल अभी तक हमारी सरकार के अंतर्गत 1,26,371 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और वर्तमान में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,755 विज्ञान गणित विषय के सहायक अध्यापक पदों की जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अभी प्रक्रियाधीन है, जो चल रही है। और इसके साथ साथ सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के 253 और सहायक अध्यापकों के 1262 पदों पर जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसको भी हम सब लोग बहुत जल्द पूर्ण कर लेंगे। बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर भी माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया कि शिक्षकों की कमी की वजह से और ट्रेंड शिक्षक ना होने की वजह से बच्चों के भविष्य के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। मैंने अपने पिछले प्रश्न में ही इसका एक उत्तर दिया कि जो NAS राष्ट्रीय सर्वेक्षण है उसके अंतर्गत स्पष्ट है, आप उसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो अन्य देश के सभी प्रदेशों से अधिक है। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत कार्य किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को भाषा कक्षा 3 तक के बच्चों को भाषा और गणित के ज्ञान के ऊपर उनके लिए हम लोग फोकस करते हैं और उनको सक्षम बनाते हैं, निपुण बनाते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 48,000 ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चे निपुण घोषित कर दिए गए हैं। इन सभी बच्चों में भाषा और गणित का ज्ञान पूरी तरह से है। ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जब से हमारी सरकार बनी है, सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो बच्चों के हित के लिए लिए हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए लिए हैं और बेसिक शिक्षा विभाग सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसी भी तरह का भ्रम। श्री तेज प्रताप
तेज प्रताप जी हैं? नहीं है। डॉक्टर आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था स्वित्त पोषित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है उससे संबंधित था। मान्यवर, इस प्रश्न में पीड़ा उन छोटी मोटी नौकरी करने वालों, गरीब और किसान की पीड़ा जो पहले कभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके अच्छा भविष्य बनाने का सपना देखते थे और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर पढ़ाते थे। लेकिन सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी गुणवत्ता खराब करके उनका वह हक छीनने का काम किया। अभी भी माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में ही अवगत कराया गया कि 10,000 प्राथमिक विद्यालय इन्होंने बंद किए और दूसरी तरफ यह दावा भी कर रहे हैं कि हमने 2017 के बाद से गुणवत्ता सुधारी। माननीय, हम उसी पर आ रहे हैं। कब बोला? आपने, ये मैं बाद में इसीलिए बता रहा हूं कि आपने सोची समझी साजिश से जो कब बोला कि 10,000 माननीय, उसी पर तो मैं आ रहा हूं। बात तो सुन ले। ये आपने साजिश इसलिए किया कि गरीब किसान अपने बेटे बेटी को पढ़ा न सके और स्वित्त पोषित जो निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा चूंकि मनमानी शुल्क वसूली की जा रही है तो उनका बेटा बेटी पढ़ेगा कहाँ से? चूंकि वो पढ़ लिख करके पक्की नौकरी मांगता है, आरक्षण मांगता है, सरकार उसे दे नहीं सकती है। माननीय, जब ये स्वित्त पोषित विद्यालयों में जाते हैं तो 8-8 हजार रुपये महीने तक शुल्क वसूली जाती है और साथ में प्रवेश शुल्क अलग से, पुनः पंजीकरण शुल्क अलग से, परीक्षा शुल्क अलग से, यूनिफॉर्म शुल्क अलग से, पुस्तकों के नाम का शुल्क अलग से, बिल्डिंग शुल्क अलग से। इस तरीके से आप देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री लेने वाला पूरे 1 वर्ष की फीस जितना नहीं भरता, उससे ज़्यादा कक्षा 1 से नीचे पढ़ाई करने वाले गरीब किसान के बेटे को वो फीस भरनी पड़ती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, हम सब लोगों ने अपने बड़े भाइयों की बड़ों की किताबों को पढ़ करके हम लोगों ने आगे बढ़ा है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो विद्यालय मानवर हर वर्ष सिलेबस बदलते हैं, किताबें बदलते हैं, पाठ्यक्रम बदलते हैं। इससे जो अभिभावक हैं उनका शोषण होता है। एक बड़ा भाई उसी विद्यालय में पढ़ रहा है, कक्षा 1 में है या 2 में है, उसके बाद उसका छोटा भाई उस क्लास में आएगा तो उसकी किताबों को नहीं पढ़ सकता। अब किताबें बदल गई हैं, उसका शोषण होता है। मान्यवर, इसलिए ये जरूरी है कि गरीब किसान मजदूर जो छोटी मोटी नौकरी करने वाला है उसका बेटा बेटी पढ़ लिख करके अपना भविष्य कैसे सुधार सके, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन सरकार कभी भी इस बात के लिए चिंतित नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे विद्यालयों के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। मान्यवर, इन बड़े विद्यालयों के लिए भारत सरकार ने जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था कि जो गरीब है किसी भी निजी स्वित्त पोषित विद्यालय में, महंगे से महंगे विद्यालय में 25% तक वह एडमिशन करा करके पढ़ सकता है। ये अधिकार आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था, लेकिन सरकार कभी उसका अनुपालन कराने के बारे में नहीं सोचती, कभी उसका परीक्षण नहीं कराती। लखनऊ में ही जो सबसे महंगे विद्यालय हैं, जहां 10,000 15,000 की फीस है, वहां पर कभी ये नहीं देखा गया होगा कि इस अधिनियम का अनुपालन कराने के लिए क्या इन विद्यालयों में गरीब का भी बेटा, गरीब की बेटी पढ़ रही है क्या? कभी नहीं किया जाता। मानो चूंकि सरकार गरीब विरोधी है, सरकार कभी गरीबों की चिंता नहीं करती, किसानों की चिंता नहीं करती, और एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जब पढ़ लिख करके नौकरी आरक्षण की मांग करता है, इसीलिए सरकार उनको जेल भेजने का भी काम करती है। तो मानवर, इसलिए मैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले परिषदी चाहे उच्च हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, वहाँ पर किताबें और पाठ्यक्रम निर्धारित है। कक्षा 1 की किताब क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, निर्धारित है। कक्षा 2 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सबका पाठ्यक्रम निर्धारित है। क्या सरकार इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती कि जो निजी स्वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके भी पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए जाए, पुस्तकें निर्धारित कर दिया जाए, और जिसकी वजह से विद्यालयों के द्वारा मनमानी पुस्तकों के नाम पर, सिलेबस के नाम पर मनमानी फीस की वसूली ना की जा सके। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि सरकार ने अभी जो अधिनियम बनाया
जो जिला स्तर पर इसके लिए जो कमेटी होती है, जो कमेटी शुल्क निर्धारण नहीं करती मान्यवर, चलिए जो कमेटी है, कमेटी जो जिला स्तर की कमेटी होती है वो शुल्क का निर्धारण चलिए, नहीं अगला करती, श्री केवल कमाल बढ़ोतरी कितना हो रही है कमाल अख्तर। उस नहीं, वो देखती है। अनावश्यक जब तो तक मैं पूछने मेरा जाएंगे उसके आग्रह लिए यह है सबके कि लिए क्या समय निर्धारण निर्धारित है, उनके करने लिए की भी आपके शक्ति लिए भी मान्यवर सकते हैं। देंगे नो। और मनमानी शुल्क वसूली करने वाले विद्यालयों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उस पर कितना कार्रवाई हुई है, कृपया इसे अवगत कराएं। 5 मिनट के बाद जो प्रश्न किया किसी का उत्तर नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर पूछिए सब।